आप में से बहुत सारे लोगों ने बाला मूवी देखी होगी। इस मूवी में हीरो जो रहता है आयुष्मान खुराना, उसको प्री मैच्योर बाल्डिंग हो जाती है और उसके लिए वो हर प्रकार के ट्रीटमेंट, चाहे जो भी कोई कुछ बता दे, सब ट्राई कर लेता है कि किसी तरह से तो बाल वापस उग जाए। बट फाइनली ही लर्न्स हाउ टू कोप द सिचुएशन। जी हाँ, आजकल यही समस्या जिसे बाल्डनेस, गंजापन, एलोपेशिया या खालित्य कहा जा रहा है, हमारी सोसाइटी में भी बहुत अधिक बढ़ रही है और ठीक तरह से कोई भी नहीं बता पाता कि आखिर करना क्या है। इसीलिए आज का ये वीडियो कि बाल्डनेस कितने प्रकार की होती है, क्या इसके बचाव के उपाय हो सकते हैं, क्या बाल पुनः उगाए जा सकते हैं, आयुर्वेद का इसके बारे में क्या मत है, आयुर्वेद चिकित्सा किस तरह से इसमें मददगार साबित हो सकती है, इन सभी की सीधी और सटीक बात करेंगे। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। गंजापन कहेंगे किसे जब स्काल्प से या खोपड़ी पे से एक्सेसिव हेयर लॉस हो जाता है, उसे गंजापन कहते हैं। ये टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे बाल गिर सकते हैं और सडन हो सकता है। गंजापन किसी में भी हो सकता है, परंतु सामान्यतः पुरुषों में अधिकतया देखने को मिलता है। चलिए अब कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। टिपिकली 50 से 100 बाल रोज झड़ते हैं या गिरते हैं, पर वो नोटिसेबल नहीं होते हैं क्योंकि उनकी जगह नए बाल ग्रो होते रहते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हेयर ग्रो होना भी अति आवश्यक है। अब बाल्डनेस या गंजापन कब होता है? जब झड़ रहे बालों की जगह नए हेयर दोबारा ग्रो नहीं हो पाते हैं, तब गंजापन होता है। अब एलोपेशिया या जो गंजापन है वो किन किन फैक्टर से रिलेटेड होता है? तो उसमें पहला फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटी, और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, बट एज के साथ होता है। इसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहा जाता है। तो जो मेल में होती है उसे मेल पैटर्न बाल्डनेस कहा जाता है, जिसमें टॉप ऑफ द हेड और फोर हेड पे जो है हेयर लॉस होता है। इसी तरह से जो फीमेल में होता है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस जिसे कहा जाता है, उसमें टॉप ऑफ द हेड एंड क्राउन ऑफ द हेड पे हेयर की थिनिंग हो जाती है। दूसरा फैक्टर है हार्मोनल चेंजेस या मेडिकल कंडीशंस। तो इसमें होने वाला जो हेयर लॉस है वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। अब हार्मोनल चेंजेस जैसे हैं प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ है, मीनोपोज है, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, इन सब की वजह से। इसी तरह से मेडिकल कंडीशंस के अंदर इसमें जो बाल्डनेस होता है उसे एलोपेशिया एरिएटा कहा जाता है, और ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है, जिसमें हमारी जो खुद की बॉडी है वो जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जहां से हेयर की ग्रोथ शुरू होती है, उन्हीं पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ वहां पे नहीं होती है। इसके अलावा स्काल्प इन्फेक्शन जैसे रिंग वर्म का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से होता है, और इसमें जो हेयर लॉस होता है वो पैचेस में होता है। तीसरा फैक्टर है मेडिसिन या कोई सप्लीमेंट्स हैं या रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट के कारण जो हेयर लॉस होता है, इसे एनाजन एफ्लुवियम कहा जाता है। अब इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको क्विकली ये बता देती हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ हेयर जो है उसकी जो स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस, वो क्या क्या हैं। तो उसमें जो पहला है वो होता है एनाजन, जिसमें कि सारे हेयर जो हैं वो ग्रोथ फेज में रहते हैं। थर्ड वन जो होती है वो टेलोजन होती है, जिसमें कि रेस्टिंग स्टेज में हेयर ग्रोथ होती है, और इनके बीच में जो होता है उसे कैटाजन कहा जाता है। तो एक एडल्ट जो होता है उसमें 85% हेयर जो होते हैं वो एनाजन फेज में होते हैं, यानी ग्रोइंग फेज में होते हैं। 14% जो होते हैं वो टेलोजन फेज यानी कि रेस्टिंग फेज में होते हैं, और ओनली 1% हेयर जो होते हैं वो कैटाजन फेज में होते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं एनाजन एफ्लुवियम पे। तो जो एनाजन एफ्लुवियम होता है, चूंकि वो साइड इफेक्ट्स की वजह से होता है, तो उसमें जो पहली फेज है ग्रोथ वाली वो रुक जाती है, उसकी वजह से हेयर लॉस होता है। अगर वो आप कारण वहां से हटा देते हैं तो ये टेम्परेरी हेयर लॉस है, वापस हेयर ग्रो हो जाते हैं। फोर्थ जो कारण है वो है वेरी स्ट्रेसफुल इवेंट, और दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टेम्परेरी हेयर लॉस। तो इसमें क्या होता है, जो रेस्टिंग फेज यानी जो टेलोजन फेज के हेयर होते हैं वो फॉल आउट हो जाते हैं, और इस प्रकार का जो हेयर लॉस होता है वो टॉप ऑफ द हेड या स्काल्प पे मिलता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो जो कारण टेम्परेरी हेयर लॉस है, यदि आप उसका कारण का पता लगाते हैं, उसको क्योर करते हैं, तो हेयर ग्रोथ वापस हो जाती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज है बाल्डनेस का वो है जेनेटिक्स, और वो जो है वो नॉन प्रिवेंटेबल है। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट है, विग्स का यूज है, हेयर पीसेस का यूज है,
इसके अलावा कुछ टिप्स हैं हेयर के साथ। यू नीड टू बी जेंटल, प्रोटेक्ट योर हेयर्स विद अल्ट्रावायलेट रेज और सन रेज। कोई भी मेडिकेशन या सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि भाई कोई इसका साइड इफेक्ट हेयर लॉस ऐसा तो नहीं है। तो ये कुछ कॉमन टिप्स हैं जो फॉलो करी जाती हैं। तो अब आप पूछेंगे कि मोस्ट कॉमन कॉज जो बाल्डनेस का है वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वो नॉन प्रिवेंटेबल है, परमानेंट भी है। तो फिर खालित्य या बाल्डनेस, गंजापन, इनकी बात करने का औचित्य क्या है? तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि जो जेनेटिक्स की वजह से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो रहा है वो एज के साथ होता है। अब यहाँ पे बाल्डनेस से भी बड़ी समस्या है कि कम उम्र में गंजा होना। अब देखिए, अगर 55 से 60 साल की उम्र में बाल झड़ रहे हैं, गंजे हो गए हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट जवानी में खलवाट कहलवाना तो आसान नहीं है ना। और इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को जानना अति आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद में खालित्य या गंजापन को क्षुद्र शिरो रोगों के अंतर्गत लिया गया है, जिसका सामान्य कारण शिरः त्वक मेदस्राव को माना गया है। अब मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बता देती हूँ कि वात दोष के साथ मिला हुआ जो पित्त दोष होता है वो रोमकूपों में जाकर के उनको गिरा देता है। रोमकूपों से मतलब हेयर फॉलिकल्स में जाकर के उनको हेयर लॉस करा देता है, यानी कि जितने भी हेयर टेलोजन फेज यानी कि रेस्टिंग फेज में थे उनको वो गिरा देता है। उसके बाद क्या होता है, रक्त के साथ मिला हुआ जो कफ दोष होता है वो रोमकूप या जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जहां से हेयर की ग्रोथ होती है उनको ब्लॉक कर देता है, यानी कि एनाजन फेज जो ग्रोइंग फेज जो हेयर की होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है और नए हेयर ग्रो नहीं होते हैं। और इसी से जो है खालित्य हो जाता है, यानी कि जो हेयर झड़ गए हैं उनकी जगह नए हेयर नहीं आए हैं, यही खालित्य या बाल्डनेस हो जाता है। अब आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा क्या है इसकी बात करते हैं। अब इतनी बात तो समझ आ गई है कि तीनों दोष वात पित्त कफ और रक्त जिसे कि चौथा दोष कहा गया है वो चारों यहाँ पर दूषित हैं। अब आयुर्वेद में जो दो प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, संशोधन और शमन चिकित्सा। संशोधन चिकित्सा जो है वो शरीर की शुद्धि के लिए है, यानी कि जब दोष बहुत अधिक मात्रा में कुपित हो जाते हैं तो संशमन चिकित्सा यानी कि सिर्फ औषधियों के प्रयोग से वो तुरंत ठीक नहीं हो पाती है। उसके लिए संशोधन चिकित्सा शरीर की शुद्धि यानी कि जो पंचकर्म चिकित्सा बताई गई है उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं पंचकर्म चिकित्सा की। तो वमन, विरेचन और बस्ती। वमन जो है वो कफ दोष के निवारण के लिए, विरेचन जो है पित्त दोष के निवारण के लिए और बस्ती चिकित्सा जो है वो वात दोष के निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह से रक्त मोक्षण चिकित्सा जो है वो रक्त की दुष्टि के लिए संशोधन चिकित्सा के अंतर्गत बताई गई है और ये अति आवश्यक कर्म है, करवाना ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्थानिक चिकित्सा की। स्थानिक चिकित्सा के अंतर्गत जोंक का प्रयोग, जो लीच थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, तो जहां भी स्काल्प पे आपके बाल झड़ जाते हैं वहां पर लीच या जोंक का प्रयोग किया जाता है। अब जो जोंक होती है उसकी विशेषता होती है कि वो सिर्फ दूषित रक्त को पीती है। अगर रक्त शुद्ध है तो वो वहां से हट जाती है, रक्त पीना बंद कर देती है। तो चूंकि वो रक्त की दुष्टि को वहां से हटा रही है तो वहां पे नए हेयर जो है वो ग्रो करते हैं। इसके अतिरिक्त इसी तरह से रक्त दुष्टि के लिए अलाबू का प्रयोग किया जाता है। इसे ये भी जो है दूषित रक्त को निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो ये स्थानिक चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संशमन चिकित्सा यानी कि जितनी भी पित्त शामक चिकित्सा है, पित्त शामक भोजन यानी कि मधुर, तिक्त और कषाय रस जो है वो हमें अपने भोजन में सेवन करना है। इसके अलावा जितनी भी मतलब शीत तासीर की जितनी भी चीजें हैं वो हमें लेनी है। सौंफ का प्रयोग है, शतावरी का प्रयोग है, आमल की रसायन का प्रयोग है, गोक्षुर का प्रयोग है, ये अत्यधिक कारगर इसमें साबित होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिमर्श नश्य का प्रयोग आप अपने जीवन में ला सकते हैं। कुल मिला के हमको ऐसी प्रयास करना है कि एक बार हेयर ग्रो होने के बाद संशमन चिकित्सा को हमें बनाए रखना है ताकि एक उम्र तक जो है हम अपने हेयर लॉस को, बाल्डनेस को रोक सकें। क्योंकि चूंकि जेनेटिक है, उम्र के साथ तो आएगी और वो प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे सोल्व करने के लिए जब एक बार संशोधन चिकित्सा से, जोंक थेरेपी से जब हेयर ग्रो हो गए हैं उसके बाद संशमन चिकित्सा से आप अपने दोषों को संतुलन में रखें। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे रात में बहुत देर तक जगना है, दिन में सोना है, तो इससे वात दोष कुपित होता है, तो इसकी वजह से बाल झड़ना स्वाभाविक है। तो जो आयुर्वेदिक दिनचर्या है उसको अपनाएं।
और एक बात देखिए, मैं आपको यहाँ और बता देती हूँ कि जब भी आप आयुर्वेदिक कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो देखिए, जैसे आप यहाँ हेयर ग्रो के लिए या फिर बाल्डनेस के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये सिर्फ हेयर ग्रोथ को ही नहीं करेगा, आपके शरीर में जो दोषों के इम्बैलेंस से और भी बहुत सारे एलिमेंट या बीमारी जो हैं वो आपके शरीर में है, वो सभी इसके साथ जो है वो ठीक होती हैं। और अंतिम बात, खुश रहें, आप जैसे हैं अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें, अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करें, क्योंकि आप अपने आप में यूनिक हैं। अगेन, किसी भी प्रकार के हेयर ट्रीटमेंट को ट्राई करने से पहले उसके कारण को समझें, ट्रीटमेंट ऑप्शन को समझें और फिर अपना निर्णय लें। उम्मीद करती हूं कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में भी कुछ उम्मीद लाएगी। अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।